तो कैसे है दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। दोस्तों मैं आपके लिए लाया हूं काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए दोस्तों, आपका रिवीजन किस प्रकार का हुआ, आप किस प्रकार की तैयारी किए हुए हैं, चलिए दोस्तों इसमें से पता चले जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं और देखिए कि आप इसमें से कितने प्रश्न सही बनाते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 हमारा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो अनंत होती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा अनंत। प्रश्न संख्या 2 है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? किसी कार के अग्रदीप यानी आगे के जो दर्पण होता है किस प्रकार का होता है? तो वो होता है दोस्तों अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पथ से रूप में, तो अवतल दर्पण अर्थात साइड मिरर के रूप में भी। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी। लेंस के लिए कौन प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी। प्रश्न संख्या 4 हमारा दोस्तों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रश्न संख्या 4 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों मात्रक विहीन। क्या है? मात्रक विहीन। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब के उत्तल लेंस के सामने रखना होगा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों? तो 2F पर। कब कहाँ रखना होगा? 2F पर। प्रश्न संख्या 6 हमारा दोस्तों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अवसारी। तो अपसारी पूछ रहा है तो अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? प्रश्न संख्या 7 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 8 है, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का हमारा आंसर P बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। P बराबर 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका नेत्र का रंगीन भाग होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? दोस्तों अब प्रश्न संख्या 10 का हमारा आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। चलिए दोस्तों, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट कम पहले दिखाई? दोस्तों प्रश्न संख्या 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 हमारा है, आमी मीटर का प्रतिरोध होता है। आमी मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आमी मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। क्या होता है दोस्तों? छोटा होता है। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारा दोस्तों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभव या विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 15 में निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, चांदी। प्रश्न संख्या 16, विद्युत का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रश्न संख्या 16, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है दोस्तों? वाट है। प्रश्न संख्या 17 है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो R बराबर V/I। किसी कुंडली को प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है हमारा R बराबर V/I। प्रश्न संख्या 18 में दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। प्रश्न संख्या 18 हमारा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
प्रश्न संख्या 19 है हमारा दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी पर। प्रश्न संख्या 20, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वह होता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता होता है। प्रश्न संख्या 20 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत मोटर कहलाता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। प्रश्न संख्या 21 हमारा दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। प्रश्न संख्या 21 का आंसर जो 50 हर्ट्ज होती है, कितनी होती है तो 50 हर्ट्ज होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की तरफ अब हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक दोस्तों यूनिट है, क्या है तो यूनिट है। प्रश्न संख्या 23 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो प्रश्न संख्या 23 हमारा किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सिलिकॉन से सोलर सेल बना होता है दोस्तों, सिलिकॉन से सोलर सेल बना होता है। प्रश्न संख्या 24 है, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है, तो दोस्तों सौर कुकर में ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है, ग्रीन हाउस। प्रश्न संख्या 25 है, समीकरण H2O + O2 आयरो 2H2 एक है, तो यह कैसी अभिक्रिया है, तो दोस्तों यह एक संयोजन अभिक्रिया है, दो को मिलाकर एक बना है, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर क्या बना है दोस्तों, तो जल बना है, संयोजन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या अगला हमारा दोस्तों, भोजन का पचना तथा पकना किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 26 का हमारा आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 27 है हमारा दोस्तों, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है कहा जाता है, वे पदार्थ जो स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है कहे जाते हैं दोस्तों अम्ल कहे जाते हैं, जिसका स्वाद खट्टा होता है क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप इसमें 27 में से कितने प्रश्न सही किए हैं जल्दी कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की तरफ प्रश्न संख्या 28 हमारे दोस्तों, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि। तो प्रश्न संख्या 28 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 29 है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो प्रश्न संख्या 29 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए प्राकृतिक सूचक है, किस प्रकार के सूचक है तो प्राकृतिक सूचक है। प्रश्न संख्या 30 हमारे दोस्तों, लवण Na2CO3 जलीय विलयन का pH है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। तो प्रश्न संख्या 30 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 से अधिक होता है, लवण का pH मान कितना होता है तो 7 से अधिक। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तो CaSO4 × 1/2H2O, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 32 है, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है दोस्तों तो इमली में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है, विलयन में H+ आयन में निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है, विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। तो प्रश्न संख्या 33 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अम्लीय होती है, कैसी होती है तो अम्लीय होती है। प्रश्न संख्या 34 हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो सोडियम को, Na सोडियम को। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 35 है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो प्रश्न संख्या 35 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा H2O। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 36 है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते कहे जाते हैं या कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 36 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों धातु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं तो धातु कहलाते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है तो निम्नलिखित में कौन उपधातु है दोस्तों तो Sb क्या है उपधातु है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 38, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो प्रश्न संख्या 38 का हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी Na सोडियम। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या
39 है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं स्टील। क्या कहते हैं? तो स्टील कहते हैं। पित्तल है। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों, पित्तल है। पित्तल क्या है? तो प्रश्न संख्या 40 का हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मिश्र धातु है। पित्तल क्या है? तो मिश्र धातु। निम्नलिखित में कौन समाव्ययी है? निम्नलिखित में कौन समाव्ययी है? तो निम्नलिखित में समाव्ययी कौन है दोस्तों? तो H2H5OH और CH3OCH3। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन C2H2 का IUPAC नाम क्या है? तो प्रश्न संख्या 42 का हमारा आंसर ऑप्शन सी, एथाइन है। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? एथाइन। प्रश्न संख्या 43 है। कैल्शियम कार्बोडाइट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बोडाइट जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। प्रश्न संख्या 43 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एथाइन देता है। क्या देता है दोस्तों? एथाइन। प्रश्न संख्या 44 हमारा दोस्तों, ब्यूटेन में कितने समाव्ययी संभव है? ब्यूटेन में कितने समाव्ययी संभव है? तो प्रश्न संख्या 44 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2। प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो कार्बोक्सिल समूह कौन है दोस्तों? तो -COOH। प्रश्न संख्या 46 है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में कौन सी तत्व उपस्थित नहीं है? तो अल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित नहीं है दोस्तों? तो नाइट्रोजन नहीं उपस्थित होती है अल्कोहल में। प्रश्न संख्या 47 हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 47 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इथेनॉल। यौगिक के रूप में किसका प्रयोग कर सकते थे दोस्तों? इथेनॉल को। प्रश्न संख्या 48 है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? न्यूलैंड के दोस्तों प्रश्न संख्या 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया। यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। प्रश्न संख्या 49 है दोस्तों, आवर्त सारणी में बोरियम, सिलिकॉन, GeS, PB, TE तथा PO है। प्रश्न संख्या 49 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 49 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपधातु है। क्या है? तो उपधातु है। प्रश्न संख्या 50 हमारा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार हो जाता है। आधुनिक सारणी में दाईं से बाईं तो हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? तो घटता है। प्रश्न संख्या 51 हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो प्रश्न संख्या 51 का आंसर है यूरेनियम। क्या है दोस्तों? यूरेनियम सबसे भारी धातु है। प्रश्न संख्या 52 पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। प्रश्न संख्या 53 दोस्तों, निम्नलिखित में FCl, क्लोरीन, बोरियम और आयरन की क्रियाशीलता क्रम निम्नलिखित में कौन सी है? सबसे क्रियाशील कौन? तो प्रश्न संख्या 53 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। प्रश्न संख्या 54 हमारे दोस्तों, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? प्रश्न संख्या 54 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3। प्रश्न संख्या 55 हमारे दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? यह प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी विधि होती है। प्रश्न संख्या 56 हमारा दोस्तों, अम्ल का pH मान होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। प्रश्न संख्या 57 है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है दोस्तों? तो छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। प्रश्न संख्या 58 है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वायवीय श्वसन। प्रश्न संख्या 59 है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, सभी। प्रश्न संख्या 60 है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 60 का आंसर रंध्र के द्वारा होता है।
प्रश्न संख्या 61 है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 62 की तरफ चलते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किसमें दोस्तों? तो मक्खी में। प्रश्न संख्या 63 है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो प्रश्न संख्या 63 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? पत्ता में वाष्पोत्सर्जन होता है। प्रश्न संख्या 64 हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो प्रश्न संख्या 64 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन। प्रश्न संख्या 65 है, प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाए जाते हैं तो इनमें से सभी पाए जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाणु, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 66 है, इनमें से कौन अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इनमें से कौन अंग संवेद ग्राही नहीं है? तो प्रश्न 68 का आंसर होगा दिमाग। ग्राही नहीं है तो दिमाग नहीं है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 67 है हमारा, रक्त में शर्करा का स्थान नियंत्रित कौन करता है? रक्त में शर्करा का स्थान नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा का स्थान नियंत्रित इंसुलिन करता है। कौन करता है दोस्तों स्तर नियंत्रित? तो इंसुलिन। प्रश्न संख्या 69 हमारा दोस्तों, प्रश्न 68, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। क्या है? लीवर है। प्रश्न संख्या 69, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन किसके लिए सहायक है दोस्तों? तो प्रश्न 69 का आंसर होगा इनमें से सभी के लिए। प्रोह के आगे की लंबाई के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप, इनमें से सभी के लिए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 70 हमारा, निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि को से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? दोस्तों प्रश्न संख्या 70 का आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों वृद्धि हार्मोन। प्रश्न संख्या 71 है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। प्रश्न संख्या 71 का हमारा आंसर होगा दोस्तों केमोटोप्रिज्म। प्रश्न संख्या 72 है हमारा दोस्तों, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो प्यूबिटरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्यूबिटरी। प्रश्न संख्या 73 हमारा दोस्तों, निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग होता है? निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग होता है? प्रश्न संख्या 73 हमारा दोस्तों, निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग होता है? तो मस्सा होता है। क्या होता है दोस्तों? मस्सा। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 75 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, मनुष्य में गुणसूत्र में 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? मनुष्य के गुणसूत्र में 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? दोस्तों प्रश्न संख्या 75 का हमारा आंसर होगा 23वें जोड़े को क्या कहते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो प्रश्न संख्या 76 का हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रा। प्रश्न संख्या 77 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन ऑक्सीटोनिन। प्रश्न संख्या 78 दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाता है दोस्तों? तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। प्रश्न संख्या 79 में, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 79 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी किरण से। प्रश्न संख्या 80, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और आप इसमें कम से ज़्यादा सही अंक प्राप्त किए होइएगा। कम से कम आप 75 या 70 नंबर सही किए होइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तथा उससे पहले आपसे आग्रह है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।